प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए स्प्रिंट चैलेंजेस का शुभारंभ किया। ICRA के अनुसार भारतमाला परियोजना 6 वर्ष की देरी से पूरी हो सकती है। और इस अंक में जानेंगे संकटग्रस्त वैश्विक व्यवस्था के मंदी की ओर जाने की प्रवृत्ति के बारे में, साथ ही प्रमुख शब्दावलियों के बारे में भी जानेंगे। मुख्य खबरों में और है, संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के लिए समिति गठित की। वैज्ञानिकों ने काराकोरम विसंगति के मुद्दे का समाधान किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक रक्षा क्षेत्र से है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए स्प्रिंट चैलेंजेस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने एक नौसैनिक सेमिनार स्वावलंबन में इस पहल का शुभारंभ किया। ये सेमिनार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हितधारकों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था। स्प्रिंट एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसमें शामिल है SPRI यानी सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू यानी IDEX, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। N का अर्थ है नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO और T का अर्थ है प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का मतलब है देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन की क्षमता विकसित करना। इन कार्यों के लिए अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य आयात के बोझ को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सरकार ने इसके लिए कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों के लाभ के लिए विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च पिछले 3 वर्षों में 46% से घटकर 36% हो गया है। इससे आयात का बोझ कम हो गया है। दरअसल रक्षा स्वदेशीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्य देश की भूमिका निभाने के लिए ये बेहद जरूरी है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के भारत के विजन को साकार करना, साथ ही स्थिर विदेशी मुद्रा बनाए रखना जो कि चालू खाता घाटा कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही कुछ अन्य पहलें भी हैं, जैसे कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX योजना आरंभ की गई है। इसमें स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को शामिल किया गया है। स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक FDI की अनुमति दी गई है और सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 का कार्यान्वयन किया गया है। इसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये पेपर 1 का टॉपिक है। ICRA के मुताबिक भारतमाला परियोजना 6 वर्ष की देरी से पूरी हो सकती है। भारतमाला परियोजना के तहत सरकार एक महत्वाकांक्षी सड़क संपर्क परियोजना पर कार्य कर रही है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक ये परियोजना वित्त वर्ष 2028 में पूरी हो सकती है। शुरुआत में इसे वित्त वर्ष 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में कुल राजमार्ग परियोजना का केवल 60% ही आवंटित किया गया है और मार्च 2022 तक केवल 23% परियोजना ही पूरी हुई है। दरअसल परियोजना में देरी के कई कारण हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण में देरी, भूमि अधिग्रहण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि, कोविड-19 महामारी और वित्त पोषण एक बड़ी समस्या है। इसकी लागत वर्ष 2015 से लगभग दोगुनी हो गई है। भारतमाला परियोजना की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में वस्तुओं और लोगों की आवाजाही की दक्षता में सुधार करना है। चरण 1 के तहत वित्त वर्ष 2022 तक 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग के विकास का लक्ष्य रखा गया था। चरण 2 में वर्ष 2024 तक पूरे भारत में लगभग 48,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतमाला परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चोक पॉइंट को समाप्त करके मौजूदा कॉरिडोर की दक्षता में सुधार करेगी। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार लाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही अंतर्देशीय जलमार्गों का भी लाभ उठाया जाएगा। दुर्घटनाओं की स्थिति में तीव्रता से कदम उठाने के लिए अवसंरचना का अभाव है। ऐसे में ये परियोजना इस कमी को पूरा करेगी। इससे परियोजना की तैयारी और परिसंपत्ति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वैज्ञानिक रूप से योजना निर्माण को बल मिलेगा। भारतमाला परियोजना की 6 मुख्य विशेषताएं हैं। आर्थिक गलियारों को जोड़ना, आंतरिक गलियारे और फीडर मार्ग, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें, तटों और बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और आइए बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था की।
दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है। ये मंदी की ओर प्रवृत्त होती दिखाई दे रही है। साथ ही प्रमुख शब्दावलियों के बारे में भी जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 40 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ विश्लेषकों ने कई प्रकार की आशंका प्रकट की है, जैसे कि अमेरिका का यील्ड कर्व यानी कि प्रतिफल कर्व उल्टा हो सकता है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने में सक्षम नहीं हो रहा है और रिवर्स करेंसी वॉर की शुरुआत हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं इनसे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। यील्ड कर्व बॉन्ड से प्रतिफल की ग्राफिक रूप में प्रस्तुति है। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है तो उसे ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा समय भी आता है जब ये बॉन्ड यील्ड कर्व उलट जाता है। इस स्थिति में लघु अवधि वाले बॉन्ड लंबी अवधि वाले बॉन्ड की तुलना में ज्यादा प्रतिफल का भुगतान करते हैं और ये स्थिति संकेत देती है कि निवेशक भविष्य में कमजोर समृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। ये स्थिति मंदी का संकेत देती है। सॉफ्ट लैंडिंग। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक सख्ती का सहारा लिया जाता है। ये मौद्रिक सख्ती अर्थव्यवस्था में विकास को धीमा कर देती है लेकिन मंदी की ओर नहीं ले जाती है। इसे सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां मंदी लाती है तब इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। रिवर्स करेंसी वॉर। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने से डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राएं कमजोर हुई हैं। अधिकतर देश अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए स्वयं ऐसा करते हैं। इसे करेंसी वॉर यानी मुद्रा युद्ध के रूप में जाना जाता है। हालांकि डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के कमजोर होने से कच्चे तेल का आयात भी महंगा हो जाता है और इस वजह से देश अब ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उनकी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्यह्रास न हो और इसे ही रिवर्स करेंसी वॉर कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत को विप्रेषण के मामले में अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर शीर्ष स्रोत देश बन गया है। वर्ष 2020-21 में भारत को कुल विप्रेषण का 23% अमेरिका से आया है। भारत को आने वाले विप्रेषण में खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 50% से ज्यादा थी। वर्ष 2020-21 में ये घटकर लगभग 30% हो गई। सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने के मामले में महाराष्ट्र केरल से आगे निकल गया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा वर्ष 2020-21 में लगभग आधा हो गया था। वर्ष 2016-17 से कुल विप्रेषण में इनका हिस्सा केवल 25% रह गया है। विप्रेषण स्रोत देश में हुए बदलाव के कई कारण हैं। दरअसल भारतीयों का विकसित देशों की ओर प्रवास बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रवास करने वालों में अधिक कुशल व्हाइट कॉलर कामगारों की अधिकता है। आर्थिक मंदी के कारण पिछले 5 वर्षों में भारत से जीसीसी देशों की ओर प्रवास कम हो गया है और इसके कई कारक हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में तेल की कीमतें सुस्त हुई हैं, सख्त श्रम कानून हो गए हैं, वर्क परमिट के नवीनीकरण के लिए ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। इसके अलावा करों की दरों में वृद्धि हो गई है और खाड़ी देश तेल राजस्व के अलावा अन्य राजस्व विकल्पों पर भी कार्य कर रहे हैं। इन विकल्पों में वे रोजगार में प्रवासियों की बजाय अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत को सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त हुआ था। अगली खबर एमएसपी से जुड़ी हुई है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के लिए समिति गठित की। समिति का गठन पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। 8 महीने पहले कृषि कानूनों को निरस्त करने के दौरान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ऐसी समिति गठित करने की घोषणा की गई थी, जैसे कि एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव देना। आपको बता दें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पौधों के विकास और कटाई की शून्य लागत वाली खेती है। बदलती खाद्य सुरक्षा और आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये समिति फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उपायों पर सुझाव भी देगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक फसली मौसम के दौरान कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करते हैं। एक फसल के लिए एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदना होता है, यदि बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है उस स्थिति में। लेकिन एमएसपी व्यवस्था के तहत वर्तमान में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ये व्यवस्था धान और गेहूं की ओर अधिक झुकी हुई है
और इस तरह से ये किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस व्यवस्था से सीमित संख्या में किसानों को लाभ हुआ है। आंकड़े देखे जाएं तो केवल 2.2% किसान ही एमएसपी प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। ये लाभ भी पूरे देश में एक जैसा नहीं है। हरियाणा और पंजाब को ज्यादा लाभ हुआ है। खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी की समस्या है। इसके अलावा मौजूदा एमएसपी व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी के अंतर्गत जो फसलें शामिल हैं उनमें 7 प्रकार के अनाज हैं, जिसमें कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ है। 5 प्रकार की दालें, जिसमें चना, अरहर या तूर, उड़द, मूंग और मसूर शामिल हैं। 7 प्रकार के तिलहन यानी कि रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सीड यानी राम तिल शामिल हैं। और 4 तरह की वाणिज्यिक फसलें, जिसमें कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। और अगली खबर भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। ये पेपर 1 के विषय ज्योग्राफी से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने काराकोरम विसंगति के मुद्दे का समाधान किया। काराकोरम विसंगति मध्य काराकोरम में हिमनदों के स्थिर रहने या उनमें असामान्य वृद्धि की स्थिति है। ये हिमालय की नजदीकी पर्वत श्रृंखलाओं और विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के पीछे हटने की परिघटना के विपरीत है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इसमें काराकोरम रेंज में हिमनदों के वैश्विक तापन के कारण नहीं पिघलने के कारणों की व्याख्या करने के लिए नए सिद्धांत की पुष्टि की गई है। पिछले अध्ययनों में इस विसंगति के बनने और बने रहने के लिए तापमान की भूमिका को बताया गया था, लेकिन पहली बार इस विसंगति के लिए वर्षा को जिम्मेदार माना गया है। काराकोरम विसंगति के कई कारण हैं, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ का फिर से सक्रिय होना इस विसंगति को पैदा करने और बनाए रखने में सहायक रहा है। इसके अलावा हाल के दशकों में काराकोरम के मुख्य हिमनदीय क्षेत्रों में हिमपात बढ़ाने में पश्चिमी विक्षोभ के योगदान में लगभग 27% की वृद्धि हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से अलग स्रोतों से प्राप्त वर्षा में लगभग 17% की कमी आई है और इसीलिए काराकोरम हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतकालीन वर्षा इस विसंगति के बनने के प्रमुख कारणों में से एक है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक वैश्विक संपदा है। ये 8 देशों में 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश होते हुए पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक। इन मानकों को क्षमता निर्माण आयोग ने विकसित किया है। इनका उद्देश्य सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण तंत्र को संस्थागत बनाना है, जो कि शासन के लिए महत्वपूर्ण साधन है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है। इससे पहले सरकार ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य उचित दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से प्रति पीड़ित 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। पीएमएनआरएफ की स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की गई थी। वर्तमान में पीएमएनआरएफ धनराशि का इस्तेमाल बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं तथा दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। पीएमएनआरएफ को दी गई दान राशि पूरी तरह से कर मुक्त होती है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री इस कोष के अध्यक्ष होते हैं। डीजी यात्रा परियोजना। नागरिक विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चर्चा का विषय डीजी यात्रा था। इस परियोजना में यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा का अनुभव बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का मूल विचार ये है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज के या पहचान की जांच किए बिना कई चेक पॉइंट से गुजर सके। इस परियोजना के तहत प्रत्येक यात्री को एक विशिष्ट डीजी यात्रा आईडी प्रदान की जाएगी। डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डीजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। DYF यानी डीजी यात्रा फाउंडेशन एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करेगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सरकार ने सूचित किया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1,50,000 प्रतिष्ठानों के माध्यम से लगभग 60 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। ABRY को वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से नियोजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक कर्मियों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नमस्ते योजना। केंद्र ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते योजना तैयार की है। नमस्ते योजना का उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों की वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच हो। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लागू करेगा। इस योजना को हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लागू किया जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नियमों में संशोधन। केंद्र ने EIA नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों में नियंत्रण रेखा या सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रक्षा और सामरिक महत्व की राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। ये बायोमास आधारित ऐसे विद्युत संयंत्रों की छूट सीमा में भी वृद्धि करते हैं जो कोयले, लिग्नाइट या पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सहायक ईंधन का 15% तक उपयोग करते हैं। साथ ही ये नियम केवल मत्स्यन गतिविधि से जुड़े पत्तनों और हार्बर की छूट सीमा में भी बढ़ोतरी करते हैं। इस अधिसूचना में हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट दी गई है। हालांकि ये परियोजनाएं हवाई अड्डे के मौजूदा क्षेत्र में वृद्धि नहीं करती हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे रोगों के बारे में। कालाजार। इस रोग को ब्लैक फीवर या विसरल लिशमेनियासिस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। ये सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। ये मक्खियां लिशमेनिया डोनोवानी नामक परजीवी से संक्रमित होती हैं। ये रोग कुपोषण, जनसंख्या विस्थापन, आवास की खराब स्थितियों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय परिवर्तनों से संबंधित है। इस रोग का उपचार और निदान संभव है। भारत में ये रोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थानिक है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2015 तक भारत से इस रोग को समाप्त करना था, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। दूसरा चर्चित रोग है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। बिहार से अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। इसके कारण राज्य सरकार ने सुअर के मांस उत्पाद और सुअर से प्राप्त खाद्य के परिवहन पर 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग है। ये सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है। इसमें मृत्यु दर 100% तक होती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। ये सुअरों से मनुष्यों में संचारित नहीं होता है। वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षण तेज बुखार, उल्टी, दस्त इत्यादि हैं। इस रोग को भारत में पहली बार वर्ष 2019 में रिपोर्ट किया गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। उच्चतम न्यायालय ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की आय और व्यय के लेखा परीक्षण के लिए समय सीमा में वृद्धि की है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये स्थापत्य कला की चेर शैली यानी द्रविड़ स्थापत्य कला में निर्मित है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। वे शेष नाग पर अनंत शयन मुद्रा यानी शाश्वत योग की झुकी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। इसे भारत में वैष्णववाद से जुड़े 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।